चलिए अभी बात करेंगे इंटरेस्ट की, रॉयल्टी की एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस की। अभी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठाऊंगा बिफोर वी इवन स्टार्ट। आप सोचिए, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड बोइंग। Now the company Boeing is in USA and keep following my example. When you are listening to me, start imagining company Boeing in USA. There's a company in India called, let's say, कोई भी एयरलाइन का नाम बताओ, इंडिगो। अब इंडिगो के पास जो जहाज है, क्या वो उनके अपने हैं? हैव दे बॉट देम और हैव दे टेकन देम ऑन लीज? तो बोइंग ने, अगर हम बात करें, बोइंग ने यूएसए से इंडिया में जहाज लीज पे दिए हुए हैं। So we say Boeing has leased aeroplanes to Indigo and एरोप्लेन की लीज का इंडिगो क्या दे रहा है बोइंग को? रेंट। रेंट। क्वेश्चन इज, ये कॉन्ट्रैक्ट जो था बाहर हुआ, यानी बोइंग को जो रेंट आ रहा है वो एक्रू भी बाहर हो रहा है, वो रिसीव भी बाहर हो रहा है, पर क्या उन्होंने जो पैसा कमाया इंडिया की वजह से कमाया? ये सोच है। सोच क्या है? इंडिया की वजह से कमाया। देयर आर एक्टिव इनकम्स एंड देयर आर पैसिव इनकम्स। एक्टिव इनकम है जब आपने खुद मेहनत करके पैसा कमाया। पैसिव इनकम इज जैसे ब्याज कमाया, है ना। नाउ ऑल्सो रॉयल्टी इज आपको जो आ रही है, आपके पास एसेट है, आपने उसको यूज करने को अगले को दिया, अगले ने काम करा और आपको आपके एसेट के यूज के लिए पैसे दे दिए। ये भी एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेज इज पैसिव इनकम। एंड इफ दीज पैसिव इनकम्स हैव अ कनेक्शन विद इंडिया, दैट मींस अगर इंडिया ना होता तो आप ये इनकम ना कमा पाते, तो हम इसको डीम्ड एक्रूवल में डालेंगे। सबसे पहली बात, क्या ये रेंट है, क्या ये रॉयल्टी है? नाउ अंडर द इनकम टैक्स एक्ट रॉयल्टी जो डिफाइंड है, हम डेफिनेशन डिटेल में पढ़ेंगे, बट द डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी इज गिवन अंडर 916 एक्सप्लेनेशन, और वहां लिखा है मनी फॉर यूज ऑफ एनी asset. This could be tangible asset or intangible asset. मैं नहीं बोल रहा बेटा ना, आप बोलोगे सर बचपन से हमें सिखाया गया मशीन के किराए को रेंट बोलते हैं, तो मैं कौन सा कह रहा हूं अभी मत बोलो, पर इनकम टैक्स के लिए रॉयल्टी बोलो उसको। अच्छा, ये रॉयल्टी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 916 जो है वो केवल रॉयल्टी पे लगता है, और अगर एक रिसीट रॉयल्टी की डेफिनेशन में नहीं आ रही है तो 916 नहीं लगेगा। उसी तरीके से जब हम टीडीएस की बात करेंगे, टीडीएस का होता है कॉन्सेप्ट कि अगर एक बंदा दूसरे को पेमेंट करता है तो पेयर पेई की इनकम पे टैक्स काट के गवर्नमेंट को देगा। वो टीडीएस भी रॉयल्टी पे कटता है, टीडीएस भी रॉयल्टी। और अगर वो अमाउंट जो आप कह रहे हैं रॉयल्टी में नहीं आ रहा है, फिर वो तो सेक्शन ही नहीं लग रहे हैं। सो अभी के लिए क्या समझ रहे हैं, रॉयल्टी क्या है भाई? क्योंकि रॉयल्टी होगी तो ये डीम्ड एक्रूवल होगा, अगर रॉयल्टी ही नहीं है तो डीम्ड एक्रूवल नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम बोले बोइंग ने यहां पर सेल कर दिए थे, बेच दिए, क्या बेच दिए? हवाई जहाज। किसको? इंडिगो को। इंडिगो क्या कर रहा है? अरे इंडिया में लाके इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को ट्रैवल करवा रहा है। इज दिस मनी पेड बाय इंडिगो फॉर परचेजिंग दीज एसेट्स ऑल्सो रॉयल्टी? नो। वाई? रॉयल्टी इज फॉर यूज ऑफ कैपिटल गेन्स होगा ये, और इस पे डीम्ड एक्रूवल का कोई रूल नहीं लगता है। तो मैंने अभी एक ही बात क्लियर कराई, रॉयल्टी पे 916 लग रहा है, बाकी इनकम्स पे नहीं लग रहा है। रॉयल्टी में क्या आ रहा है? रेंट आ रहा है बेटा, क्या टेंजिबल एसेट्स का चाहे इनटेंजिबल एसेट्स का। कई बार हम करेंगे, यहां पर मशीनें हैं जो ऑयल रिग्स होते हैं, यहां पर अभी आपने ओएनजीसी की बात करी, ये मशीनें भी फॉरेन कंपनी से लीज पे ली जाती हैं, लीज फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। अब फॉरेन कंपनीज लीज पे दे रही हैं बाहर, उनकी इनकम एक्रू बाहर हो रही है, रिसीव बाहर हो रही है ना। लेकिन क्योंकि ये रॉयल्टी इंडिया से कमाई जा रही है तो इसका इंडिया से कनेक्शन बनता है, तो इस पे इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेगी। लेकिन अभी हम सिर्फ बोल रहे हैं कि ये रॉयल्टी है। फिर रॉयल्टी का रूल देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1, वी नीड टू फाइंड आउट वेदर द रिसीट इज रॉयल्टी और नॉट। If it is royalty, we apply 916. What does 916 say? अभी बताता हूं। Also, it says sale or use of computer software. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और कॉपीराइट्स, फिल्म राइट्स, कॉपीराइट्स ऑफ बुक्स आ गए, फिल्म राइट्स आ गए, ये
कुछ बातें हैं। अब यहां पर सेल और यूज आ रहा है, इसको समझते हैं। आप मुझे बताइए, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस खरीदते हैं, तो कई बच्चे कहते हैं सर हम तो खरीदते नहीं, हम तो फ्री में लेते हैं। गलत बात है, चोरी है। एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जिसने करोड़ों रुपया लगाया है आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करके देने का, और वो आपको कहते हैं आप इसको हमसे खरीदें और हमें पैसा दें। और आज की डेट में बेटा दैट इज ओनली अबाउट 400 रुपीज अ मंथ, और वो भी 5 कंप्यूटर पे चलता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जैसे हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, अगर इसको इतनी मेहनत से रिकॉर्ड करा हुआ, इतना इन्वेस्टमेंट करा हुआ, लोग कॉपी करके ऐसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डाउनलोड करके आगे देखना शुरू कर दें, तो गलत बात है, क्योंकि ये चोरी है। और एज इंडिया प्रोग्रेसेस, as we become a developed country, we will understand the importance of respecting somebody else's effort. बाहर के देशों में ऐसा होता ही नहीं है। एक तुम्हें एग्जांपल दूंगा, हमारे हिंदुस्तान और बाहर के देशों में क्या होता है। मैं ना एक बार आई वाज इन फ्रांस, और वहां पर एयरपोर्ट पे वो जो होता है ना, वो ऐसे दरवाजा सा गेट सा खुलता है और हम आगे चले जाते हैं, वो कॉइन डालना पड़ता है और वो गेट खुलता है, हम आगे चले जाते हैं। तो उस समय क्या हुआ, मैंने पैसे दिए हुए थे, देखो मैंने पैसे दिए थे, वो गेट खुला नहीं, मैंने टिकट डाली, वो खुला ही नहीं। अच्छा, अब गेट क्या था, इतना सा था, ये लो सा था, मैंने आसपास देखा, कोई था ही नहीं। अभी मैंने क्या किया, मैंने कहा खाली था, और वहां पर लोग ही नहीं होते हैं फॉरेन कंट्रीज में। मैं कहा चल, ऊपर से मैंने बैग डाला, मैं भी टाप गया, क्योंकि इतना सा तो गेट था। मैं सडनली जैसे ही टापा ना, मेरे को पीछे से बहुत सारी ऊंची आवाजें आई, 2-3 लोगों की, पता नहीं कहां से। ये 2 फ्रेंच लोग आगे, उन्होंने मेरे को देखा, ऑब्वियसली उनके शक्लों पे गुस्सा था, भाई ये तू कर क्या रहा है। मेरे दिमाग में था क्या गलत करा, टिकट थी, गेट खुला नहीं, कोई और है नहीं, ईमानदारी से मैं जंप कर गया। पर मैंने क्या देखा, जब मैं आगे तो चला गया, मैंने कहा यार ये बाहर का देश है, यहां पर गड़बड़ होगी, मैं आगे निकल गया, मैं और मेरी वाइफ से। वो 2 आए फ्रेंच, वहीं खड़े रहे, मतलब इतना सा गेट है, टापे नहीं। उन्होंने वहां देखा एक बटन होता है, उसको कॉल करी, इमीडिएटली एक बंदा आया, उसने 2 मिनट चेक करा और उसने ठीक करा, फिर वो खुल गया और फिर वो आए। And that day I realized what is the difference between us and them. One, we don't respect rules. Second, we think it is okay to break the rules. आप गाड़ी देखेंगे, कोई यहां से निकल रही होती, कोई वहां से निकल रही होती, हम कहते हैं अरे आज तो हम री इन्वेंट करेंगे ड्राइविंग के फॉर्मूले। हम रूल नहीं फॉलो करते, हमें तो पता ही नहीं होता सड़क पे ये जो डबल लाइन है, सिंगल लाइन है, ये किस लिए है। तो बेटा एज इंडिया प्रोग्रेसेस, इफ वी वांट टू लीड द वर्ल्ड, इफ वी वांट टू बी एन इकोनॉमी, one of the most powerful, and we will be in the next maybe 5-10 years, the world's biggest 2 or 3 or 4 economies in the world. It has to happen. We are demographically there, we have the brains. Look at all the major companies, सबके सीईओ इंडियंस है, बहुत दिमाग है अपन में, सिर्फ एक चीज लैकिंग है, एथिक्स। सीए इंस्टीट्यूट ने भी आपके सिलेबस में एथिक्स का चैप्टर डाला, एथिक्स का कोर्स डाला। इसको सीरियसली लेना, क्योंकि आपके ठप्पा एक बार लग गया, अगर वो झूठ है तो किसी की जिंदगी भर की कमाई जाएगी, आपकी जेब जरूर भर जाएगी पर शायद नींद ना आएगी। सो समझिए मेरी बात बेटा। ओवर हियर व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि वी हैव टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग रूल्स, वी हैव टू स्टार्ट फॉलोइंग रूल्स, वी हैव टू स्टार्ट बिकमिंग ऑनेस्ट पीपल। हाँ मुश्किल लगता है पर होएगा, किसी दिन तो आएगा, शुरुआत तो होएगी। अब सुनो, आप एमएस ऑफिस खरीद लेते हैं, आपने बाय करा, तो क्या एमएस ऑफिस आपका हो गया, या आपने एक तरीके से इसको राइट टू यूज के पैसे दिए? राइट टू यूज के दिए बेटा। सो इवन व्हेन यू बाय सॉफ्टवेयर, यू आर एक्चुअली नॉट ओनिंग द सॉफ्टवेयर, यू आर ओनली गेटिंग राइट्स टू यूज दैट सॉफ्टवेयर। आप टैली खरीद के आते हैं, तो आपने टैली खरीद लिया, आपने टैली का सॉफ्टवेयर यूज करने का राइट लिया, आपने सीडी खरीदी। सो सॉफ्टवेयर के केस में उसने बोला चाहे सेल हुई चाहे यूज हुई, दोनों रॉयल्टी हैं। फिल्म राइट्स के केस में भी उसने फाइनेंस एक्ट 20 में अमेंडमेंट करके बताया, पहले सेल ऑफ फिल्म राइट्स रॉयल्टी की डेफिनेशन में नहीं आता था, अब आता है। सो आप लोगों को पहले तो समझना पड़ेगा रॉयल्टी। अभी के लिए क्या समझ रहे हैं? यूज ऑफ एनी एसेट, सेल ऑफ एसेट इज नॉट रॉयल्टी, यूज एसेट में भी टैंजिबल और इनटैंजिबल। और इनटैंजिबल में क्या क्या आ गया? आपका पेटेंट आ गया, आपका कॉपीराइट आ गया, आपका देयर इज समथिंग कॉल्ड बेटा मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला, देन देयर इज नो हाउ। अब पेटेंट क्या होता है? बेसिकली कोई
टेक्नोलॉजी से आपने कोई इन्वेंशन करी है, कॉपीराइट है, ये बेसिकली लिटरेरी फिल्म बुक राइट्स के साथ कॉपीराइट होता है, बेसिकली आपको राइट मिल रहा है, ये आपको लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। मॉडल एंड डिजाइन, मॉडल इज नॉट द रैंप वॉकिंग मॉडल ना, मॉडल इज आपने कोई गाड़ी का मॉडल बनाया या आपने किसी मशीन का मॉडल बनाया, उसका डिजाइन बनाया और उसको आप यूज करने के लिए दे रहे हैं या उसको आप बेच रहे हैं तो रॉयल्टी नहीं है, यूज करने के लिए दे रहे हैं तो रॉयल्टी है। सीक्रेट फॉर्मूला, अब जैसे कोका कोला है, थम्स अप है, इनका एक सीक्रेट फॉर्मूला है, वो सबको मिल गया तो फिर इनका तो चला गया। वो बर्गर खा के जो मजा आता है उसके अंदर कुछ तो ऐसे इंग्रेडिएंट है जो सीक्रेट फॉर्मूला, तो ये सीक्रेट फॉर्मूला भी एक एसेट है, कल को इसको यूज करने के लिए दे दिया आपने, ये भी रॉयल्टी आएगा। देन देयर आर ट्रेडमार्क्स, ब्रांड नेम, है ना। आप केएफसी के पास जाते हैं, मैकडॉनल्ड्स के पास जाते हैं, आप केएफसी पिज्जा हट के पास जाते हैं, आपको पता है कि केएफसी और पिज्जा हट आर ओन्ड बाय अ कंपनी कॉल्ड यम ब्रांड्स, हमें क्या लेना देना, है ना। वेस्ट साइड है, वेस्ट साइड ऐसे देखे लगता है अमेरिका से आई है, टाटा की है। लुई फिलिप्स, कभी जाके देखो तो सही कौन सी कंपनीज के हैं। सो ये जो लुई फिलिप है, वेस्ट साइड है, ये ब्रांड नेम है, किस कंपनी के हैं क्या फर्क पड़ता है। कल को ए लिमिटेड के पास ब्रांड नेम वेस्ट साइड है, उसने ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को दे दिया यूज करने के लिए, बी लिमिटेड वेस्ट साइड का ब्रांड चला रही है, तो आप तो वेस्ट साइड देख के जाओगे। जो रॉयल्टी आ रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। सो ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क इज द लोगो, यहां जो ऐसे टिक देखते हो तो वो क्या हो जाता है, नाइकी हो जाता है, हालांकि है तो टिक। तो ये जो है ये ट्रेडमार्क्स हो गए, इनको आप यूज करने के लिए किसी और को देते हो तो वो पैसा जो आ रहा है वो रॉयल्टी है। सीक्रेट फॉर्मूला हो गया, नो हाउ हो गया। नो व्हाट इज नो हाउ, नोइंग हाउ टू डू। आप एक मोबाइल खरीदते हैं, चलिए मोबाइल के साथ आजकल नहीं आती किताब क्योंकि बच्चे देखते ही सीख जाते हैं, बट अगर हम बात करें कोई मैं आज टीवी खरीदने जाऊं, वॉशिंग मशीन खरीदने जाऊं, एक तो होता मशीन खरीदी, एक साथ एक बुकलेट आती है, बुकलेट, उसमें लिखा होता है इसको कैसे इस्तेमाल करना है, दैट बुकलेट इज नो हाउ। अब आप अज्यूम करें एक मैंने यूएसए से मशीन मंगाई, बहुत महंगी, सपोज 50 करोड़ की है, ये मत पूछो पैसे कहां से आए, मंगाई मैंने 50 करोड़ की। अब मैंने उनको बोला भाई मेरे को बता इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, मशीन तो आ गई, मेरे वर्कर्स को समझ में ना आ रही कैसे चलानी है। तो कहते जी उसके लिए हम आपको एक पूरा मैनुअल देंगे, हमने मिनट बाय मिनट डॉक्यूमेंट करा हुआ है कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है, उसके 5 करोड़ और लेंगे। मैं कहा ला वाह रे वाह, मैं कहा एक तो मशीन के लिए पैसे, अब उसको यूज कैसे करना है उसके अलग से पैसे ले रहे हैं। मैं कहा रहने दो। मैंने कोई एक नेट पे सर्च करी, एक चाइनीज कंपनी थी, उसने इसी मशीन की राइट टू यूज के 10,000 में दे दिए मेरे को। तो मैंने चाइनीज कंपनी को जब 10,000 दिए, क्या मैंने उनसे वो किताब खरीद ली या उसको यूज करने का राइट लिया? किस चीज को यूज कर रहा हूं? रिटन इंफॉर्मेशन, हाउ टू यूज इज कॉल्ड नो हाउ। ये सारे हो गए बेटा आपके इनटैंजिबल एसेट्स, इनको यूज करने का पैसा दिया तो रॉयल्टी है, इनको सेल करा तो वो रॉयल्टी नहीं है। तो हमने बात करी रॉयल्टी क्या है। इंटरेस्ट इज फॉर यूज ऑफ मनी, देन वी हैव फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, ये क्या होती है? कहता है एनी फीस फॉर एनी मैनेजरियल, टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विस विद और विदाउट डिग्री इज फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। यानी बेटा अगर मैं बात करूं, आपने एक मोटर मैकेनिक को अपना मोटरसाइकिल ठीक करके पैसे दिए, वो भी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है। डॉक्टर को फीस दी, लॉयर को फीस दी, सीए को फीस दी, वो भी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है। यानी किसी भी सर्विस के लिए फीस दी, वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है। अब आप समझे यहां पर पर्सन इन्वॉल्व है, पर्सन, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, देयर हैज टू बी अ पर्सन, सर्विस दे रहा है। आपने आर्किटेक्ट हायर करा, उसको पैसे दिए, वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है। आपने आर्किटेक्ट को बोला यार ये जो बिल्डिंग का डिजाइन है, ये मेरे को डिजाइन यूज करने के लिए राइट दे दे, मैं अपना घर ऐसा बनाना चाहता हूं, मैं तेरे को पैसे देता हूं, ये रॉयल्टी है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फीस फॉर टेक्निकल सर्विस एंड रॉयल्टी। आप ये बात समझिए। मैंने सर्वे करना है, किसी कंपनी ने बोला कि आप मुझे सर्वे करके बताइए कि मेरी फैक्ट्री अगर मैं इंडिया में राजस्थान में लगाऊंगा तो चलेगी या नहीं चलेगी।
फीजिबिलिटी स्टडी। तो मैंने जाके वहां चेक करा, एरिया में लेबर है नहीं है, लैंड प्रॉपर है नहीं है, वहां पर कॉस्टिंग कितनी आएगी, मैंने उसको पूरी रिसर्च करके एक बुकलेट बना के दे दी और उससे पैसा ले लिया। ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है। मेरे पास ऑलरेडी एक रिटन बुकलेट है, मशीन कैसे यूज करनी है ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, मैंने किसी को उस बुकलेट को यूज करने का राइट दे दिया। ये नो हाउ का यूज है, ये रॉयल्टी है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन फीस फॉर टेक्निकल सर्विस एंड रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट, एंड देन वी गो एंड अंडरस्टैंड इन तीनों पे डीम्ड एक्रूवल कैसे होगा। तो पेज 46 पे मैंने आपको यहां व्हाट इज रॉयल्टी दिया हुआ है, इसको आप मार्क कर लेंगे। व्हाट इज रॉयल्टी? Any money received or receivable for allowing someone to use the tangible or intangible assets is referred to as royalty. Tangible में plant and machinery, furniture. Thus, rent of machinery and furniture is treated as royalty. यानी जहां जहां वर्ड रॉयल्टी यूज होगा आपके दिमाग में आना चाहिए रेंट भी आ रहा है। Intangible assets like patent, copyrights, know-how, trademark, brand name, secret formula, model, design, ये भी आ गए। However, income from sale of such assets is not royalty. However, money received for sale or lease of computer software is treated as royalty. Then, fees for technical service क्या है? Fees for technical service. Any money received or receivable for rendering any kind of service with or without a degree is referred to as fees for technical service. अभी ये बात हम थोड़ी देर में करते हैं। अब बेटा यहां पर मैंने आपको डिफाइनिंग रॉयल्टी दिया है। दिस इज ओनली फॉर रेफरेंस, इसको बाय हार्ट याद नहीं करना है। ये क्यों यहां दिया? क्योंकि यहां पर आपको बात आ जाएगी फॉर ये बेयर एक्ट है बेटा। व्हेन आई से द बेयर एक्ट मतलब एक्ट में वर्डिंग्स क्या है, यहीं से तो हम सारे इंटरप्रिटेशंस निकालते हैं। Royalty means consideration including lump sum but excluding any consideration which would be the income of the recipient chargeable under capital gains. तो मैंने वही सिखाया भाई कैपिटल गेन्स रॉयल्टी नहीं है, और ये डिटेल में नहीं पढ़ना, मैंने आपको बता दिया। ग्रांटिंग ऑफ एनी राइट्स रिगार्डिंग दीज, ये सारा हो गया। यहां पर आपको जो हमें पढ़ना है द यूज और राइट्स टू यूज एनी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक इक्विपमेंट, ये आगे बेटा टेंजिबल। अच्छा, इसको आगे डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये फाइनल लेवल पे आएगा। हमें जो इस बार पढ़ना है, वैसे तो मैंने बेयर एक्ट आज तक दिया नहीं क्योंकि इंटर लेवल पे इतना जरूरी नहीं है, पर यहां दे रहा क्यों रहा हूं? बिकॉज इट सेज ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉपीराइट, लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क इंक्लूडिंग फिल्म और वीडियो टेप्स फॉर यूज इन कनेक्शन विद टेलीविजन और टेप्स फॉर यूज इन कनेक्शन विद रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। फाइनेंस एक्ट 20 से पहले क्या लिखा था? बट नॉट इंक्लूडिंग कंसिडरेशन फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफी फिल्म्स। अब उसने ये वर्ड हटा दिए, यानी आज की डेट में सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स भी रॉयल्टी की डेफिनेशन में आ गया। तो आपने सिर्फ याद रखना है कि फिल्म के राइट्स हमने सेल भी करे, वो भी रॉयल्टी। समझ में आ गई बात? पिछले साल तक नहीं थी। इसका इफेक्ट क्या होगा धीरे धीरे टीडीएस के चैप्टर में भी देखेंगे, क्योंकि रॉयल्टी पे टीडीएस कटता है, और अब इस पे 916 लग जाएगा। तो इसका इफेक्ट दो जगह आएगा, अंडर सेक्शन 194J, लिख लो, रिवीजन में काम आएगा, और 916। और ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पे 2 नंबर का एमसीक्यू तो गवर्नमेंट नहीं आईसी है, हमारे लिए तो वही गवर्नमेंट है, डाल देगी। हमने इस डेफिनेशन पे ध्यान ना देके यहीं पर ही लिख लेना है, यहीं पर ही जो हमने इसको समरी फॉर्म में लिखा यहीं पर ही लिख लेंगे। एंड सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स, ये फाइनेंस एक्ट 20 ने इसको भी रॉयल्टी की डेफिनेशन में डाल दिया। तो ये होगी रॉयल्टी, ये हो गया फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। अब क्या कह रही गवर्नमेंट? लेट अस सी व्हाट इट सेज। तो क्या सोच है, इस पे ध्यान देंगे। व्हाट इज द सोच? सोच इज कि अगर सपोज देयर इज अ पर्सन, चलिए हम लेते हैं नॉन रेजिडेंट है, जो इंडिया के बाहर रहता है, उसके पास बहुत सारा पैसा है लेंड करने के लिए। अब समझो वो लेंड किसको कर रहा है?
अब अगर इंडिया के हिसाब से देखें तो इंडियन गवर्नमेंट ने 3 लोगों में डिवाइड करा। कहता तू लेंड अगर कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लोन चाहिए होता बेटा। नाउ इमेजिन IMF, वर्ल्ड बैंक, दे आर लेंडिंग मनी टू इंडिया, सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बोरोइंग मनी। नाउ द क्वेश्चन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो कहां करेगी? 2 बातें हैं, या तो ये इंडिया आएगा, पैसा लेंड करेगा, चला जाएगा। अगर पैसा उसने इंडिया में लेंड कर दिया तो बताओ क्या था? हम नॉन रेजिडेंट की इनकम की बात कर रहे हैं और हम इस समय बात कर रहे हैं केवल एक इनकम की, ब्याज। वेयर डज इंटरेस्ट एक्रू? आई टॉट यू द रूल ऑफ एक्रूअल, वेयर एवर द मनी इज लेंट। सो इफ द मनी इज लेंट इन इंडिया, विल द इंटरेस्ट एक्रू इन इंडिया? अगर इंटरेस्ट एक्रू ही हो गया इंडिया में तो डीम्ड तक तो आएंगे नहीं। तो डीम्ड तक मैं कब आया? जब इसको ब्याज एक्रू भी बाहर हो रहा है और रिसीव भी बाहर हो रहा है। यानी रूल नंबर 1, द मोमेंट आई एम डिस्कसिंग सेक्शन 9, और अभी हम बात जो करने जा रहे हैं दैट सेक्शन इज 914, और 914 किसको लगता है? इट इज एप्लीकेबल टू बेटा इंटरेस्ट। और 914 क्या कह रहा है? इफ यू लेंड मनी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स यू आर लेंडिंग मनी आउटसाइड, सो गवर्नमेंट के लोग बाहर गए हैं, सपोज वहां वर्ल्ड बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, पैसा उन्होंने वहां से ले लिया, यानी इनके हाथ में एक्रू भी बाहर है, ब्याज इंटरेस्ट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। नाउ व्हाट डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डू विद द मनी? नहीं, शैतानी दिमागो, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट उसको इंडिया के फायदे के लिए यूज कर रही है। सो इफ द गवर्नमेंट इज यूजिंग दैट मनी फॉर फायदा ऑफ इंडिया, वेयर कुड दे बी यूजिंग इट? समटाइम्स द गवर्नमेंट कुड बी यूजिंग द मनी इन इंडिया, भाई इंडिया में यूज है, हो सकता है बहुत बड़ा पावर प्लांट बनाना है, उसके लिए पैसा चाहिए, हो सकता है फैक्ट्रियां लगानी है, हो सकता है पब्लिक रोड्स हाईवेज डेवलप करने हैं, या हो सकता है गवर्नमेंट ने कमिटमेंट करी हुई है जैसे अफगानिस्तान में स्कूल्स बनाने हैं, अफगानिस्तान में डेवलपमेंट करानी है, ऐसे भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। सो द गवर्नमेंट कैन यूज द मनी आउटसाइड इंडिया और दे कुड यूज द मनी इन इंडिया। अच्छा, अभी बात करते हैं, ये जो गवर्नमेंट है ये कौन है? बोरोअर है। और ये कोई भी गवर्नमेंट नहीं बता, अपने को सिर्फ अपनी गवर्नमेंट से लेना देना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये कौन है? ये लेंडर है। एंड रिमेंबर, इनकम इंटरेस्ट किसकी होती है? लेंडर की होती है। हम सिर्फ इस समय लेंडर की इनकम की बात कर रहे हैं। अब इंडियन इनकम टैक्स एक्ट का सोच सुनो। कहते हैं भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तुमने ब्याज कमाया, यानी तुमने लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया, उनसे ब्याज कमाया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इंडिया ही है, यानी तूने ब्याज इंडिया से कमाया। यानी गवर्नमेंट ने पैसा इंडिया के बाहर लगाया या गवर्नमेंट ने पैसा इंडिया के अंदर लगाया, तुझे जो ब्याज मिला वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला, यानी इंडिया से मिला। देयर इज डीम्ड एक्रूअल इन बोथ द केसेस, देयरफॉर इट बिकम्स इंडियन रिसीट। अब जब मैं ये पढ़ाता हूं ना तो कई बच्चे इमीडिएटली कहते सर ये क्या बात हुई? अरे तुम्हें क्या लेना देना, टैक्स मिल रहा है यार अपने देश को। तो तुम बोलते हो सर पर फिर बाहर के लोग इंडिया में पैसा लैंड क्यों करेंगे? मत करो। कौन कह रहा करो? तुम्हें एक इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाता हूं। अभी रॉयल्टी पे भी यही सेम चीज लगती है। एक जमाना था यही रूल 916 पे भी लगेगा और यही रूल 917 पे भी लगेगा। यहां बेटा थोड़ा सा इसको ठीक करेंगे। दिस इज 915 फॉर इंटरेस्ट, 916 फॉर रॉयल्टी एंड 917 फॉर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। यानी इन तीनों सेक्शंस पे यही रूल लग रहा है। यानी आप सोचो, अभी हमने बात करी क्या लैंड करा? मनी। अब दूसरा ले लेते हैं, एसेट लीज पे दिया। यू हैव लीज्ड एन एसेट टू द गवर्नमेंट। एसेट कुड बी मशीनरी टू द गवर्नमेंट, एसेट कुड बी टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स। आपने गवर्नमेंट को कुछ नो हाउ दिया है, आपके पास पेटेंट है, आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अलाउ करा, उन्होंने उस पेटेंट से इंडिया के बाहर कुछ करा या इंडिया के अंदर कुछ करा, जो आपको वो पैसा दे रहे हैं दैट इज नाउ रॉयल्टी। एंड रॉयल्टी पे भी ये रूल लगेगा, यानी ये भी डीम्ड एक्रूअल हो जाएगा आपके हाथ में। सिमिलरली फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, एक कंसल्टेंट है यूएस से बैठे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको हायर करती है ताकि इंडिया में सिक्योरिटी सिस्टम्स हमारे कंप्यूटर्स के ठीक हो सकें, उनको कंसल्टेंसी दी जा रही है। एंड आई एम एज्यूमिंग वो बाहर से कंसल्टेंसी दे रहे हैं, एक्रू भी बाहर है, रिसीव भी बाहर है। आराम से चलिए, कोई जल्दी नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपने फीस कमाई, गवर्नमेंट तो इंडिया की है, आपने फीस कहां से कमाई? इंडिया से कमाई, डीम्ड एक्रूअल है।
तो आप समझ के चलिए इन तीनों सेक्शंस में सेम रूल 915, 916, 917 सेम रूल. इफ यू आर गेटिंग interest from the government of India, royalty for the government of India, fees for technical service from the government of India, whether the government has used the money, asset or services in India or outside India does not matter. The royalty, interest and fees for technical service will be due to accrue rise in India and it will be taxable in India. Now comes the question, why would somebody knowing this put money in India? Because beta, look around the world. One of the fastest growing economies is still India. Even if there is slowdown, even if we look around us, हमारे देश में अभी भी ग्रोथ है और आगे की ग्रोथ पॉसिबिलिटीज कितनी सारी हैं. एक जमाना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोइंग से एरोप्लेन्स लीज पे लिए थे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस समय इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया चला रही थी. उस जमाने में बोइंग से लीज पे लिए और पेमेंट करी, वो इंडिया में डीम्ड एक्रूअल हो गया. तो सेक्शन 10 में जाके उन्होंने एग्जेम्पशन दे दी थी, भाई एरोप्लेन्स के लीज के रेंट पे हम टैक्स नहीं लेंगे ताकि बोइंग इंडिया में एरोप्लेन्स भेज सके. वो जमाना था जब इंडियन में एरोप्लेन्स चलते ही नहीं थे, बहुत कम लोग, अमीर लोग जाते थे. फिर धीरे धीरे इतनी सारी कंपनीज आ गई. डेक्कन एयरवेज वाज द कंपनी दैट स्टार्टेड इट. लो कॉस्ट एयरलाइन थी. इंडिगो, जेट एयरवेज, अब तो कई बंद भी हो गई, किंगफिशर. तो ये सारी एयरलाइंस ने जब इंडिया में पोटेंशियल दिखाया कि कितने लोग एयर ट्रैवल कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 10 में जो एग्जेम्पशन दी थी ना लीज की, वो हटा दी. यानी फॉरेन कंपनीज ने बोला यार पहले तो हम तुम्हें एरोप्लेन लीज पे देते थे, रॉयल्टी पे तुम टैक्स नहीं लेते थे, तो अब कहते हैं अब लेंगे. तो हमने कहा मत भेजो एरोप्लेन लीज पे. वो कहते भेजना भी जरूरी है क्योंकि सारे एरोप्लेन चाहिए तुम्हारे देश में, इतने सारे लोग हैं, भगवान की दया से 125 करोड़ है. तो आप समझिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल पे टैक्स एंड इफ यू डोंट वांट टू कम टू इंडिया, डोंट. वी माइट एनकरेज यू टू कम टू इंडिया एंड गिव अस योर नो हाउ, योर एक्सपर्टीज फॉर अ लिटिल वाइल टिल वी नीड इट. तब हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं, वरना तो टैक्सेबल ही है. तो समझिए इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेदर द गवर्नमेंट हैज यूज्ड इट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया इज ऑलवेज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया. नाउ दिस इज ए. अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, यहां गवर्नमेंट को छोड़ते हैं, यहां लेते हैं रेजिडेंट ऑफ इंडिया. अच्छा, अब रेजिडेंट ऑफ इंडिया से आया. रेजिडेंट कौन होगा बेटा? रेजिडेंट कुड बी अ कंपनी, अ फर्म, इंडिविजुअल, एओपी, बीओआई. मैंने क्या बोला? रेजिडेंट ऑफ इंडिया. मैंने इंडिविजुअल नहीं बोला, रेजिडेंट ऑफ इंडिया. अब जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है उसने अगर पैसा इंडिया के बाहर लोन पे लिया, अब सोचिए नॉन रेजिडेंट ने, लेट्स से रिलायंस को, एयरटेल को, एयरटेल कीनिया में भी काम करती है, कीनिया में एयरटेल को पैसा चाहिए. अब वो इंडिया से थोड़े बोरो करेंगे, कीनिया में किसी बंदे से बोरो करा, उसको वहीं ब्याज दे दिया, ठीक है ना. एयरटेल की कहां कंपनी बोला मैंने? कीनिया में. वहां पर उन्होंने लोन लिया और ब्याज वहीं दे दिया. अब जो भाई साहब वहां बैठे हैं कीनिया में, उन भाई साहब को इनकम एक्रू कहां हुई है? आउटसाइड इंडिया. रिसीव कहां हुई है? आउटसाइड इंडिया. उनका इंडिया से क्या लेना देना? अब तुम बोलोगे सर एयरटेल तो इंडिया की कंपनी है. तो एयरटेल इंडिया की कंपनी है, इंडिया थोड़े है, समझो मेरी बात को. तो गवर्नमेंट ने बोला इफ मनी इज बोरोड बाय रेजिडेंट ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया एंड इज यूज्ड आउटसाइड इंडिया, इस पे डीम्ड एक्रूअल नहीं लगाएंगे. हाँ, एयरटेल ने कीनिया से पैसा बोरो करके इंडिया के बिजनेस में लगा दिया होता. अच्छा, मैं एयरटेल की इनकम की बात नहीं कर रहा हूं. एयरटेल अगर इंडियन कंपनी है, उनकी कीनिया की इनकम और इंडिया की इनकम दोनों पे टैक्स लगेगा, बिकॉज एयरटेल की बिजनेस इनकम की बात पे तो टैक्स लगेगा. पर हम इस समय बात उसकी नहीं कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं? ब्याज की. हम बात इसकी इनकम की कर रहे हैं. इसने एयरटेल को लोन दिया आउटसाइड इंडिया, रिसीव इंटरेस्ट कहां हुआ? आउटसाइड इंडिया. पर एयरटेल ने पैसा इंडिया में लगा लिया. अब इंडियन गवर्नमेंट कहती है भाई ये जो ब्याज तेरे को मिला इंडिया के रेजिडेंट से, जिसने इंडिया से कमा के दिया, ये डीम्ड एक्रूअल हो जाएगा तेरे पास. जब बाहर ही बाहर लगाया था तो उसका तो इंडिया से कोई लेना देना था. मैं इंडियन नहीं बोल रहा हूं, इंडिया से कोई लेना देना नहीं था. समझ में आ गई बात? उसी तरीके से सो रूल बन गया. रूल क्या हो गया? वेयर मनी इज लेंड टू अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया हु यूजेस द मनी इन इंडिया, द इंटरेस्ट इज डीम्ड टू एक्रू और राइज. बट इफ ही यूजेस द मनी आउटसाइड इंडिया देन इंटरेस्ट इज नॉट डीम्ड टू एक्रू और राइज. बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया होता तो इन इंडिया यूज करें या बाहर करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भाई दोनों केस में डीम्ड एक्रूअल है. आखिरी बात करते हैं कि अगर आपने
किसी नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया को पैसा दिया, यानी इमेजिन अमेरिका में एक बंदे ने दूसरे बंदे को लोन दिया, उसने वहीं बिजनेस के लिए यूज करा, वहीं से ब्याज दे रहा है हमारा क्या लेना देना उससे। सो ऑब्वियसली इधर कोई डीम्ड एक्रूवल नहीं होगा। सो नॉन रेजिडेंट लेंड्स मनी टू अनदर नॉन रेजिडेंट हु यूजेस इट आउटसाइड इंडिया, देयर इज नो डीम्ड एक्रूवल। If the borrower uses the money in India in a business, यहां पर ये वर्ड इन अ बिजनेस जो है 915 में डाला गया, यानी जो पैसा इंडिया में यूज करा बिजनेस में यूज करा, तो ये जो इंटरेस्ट है ये डीम्ड एक्रूवल हो जाएगा इसके हाथ में। अगर इन इंडिया कहीं और यूज करा और कहीं, तो डीम्ड एक्रूवल इसके हाथ में नहीं हो रहा। हम अभी भी बोरोवर नॉन रेजिडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी इनकम की बात मैं कर ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ लेंडर की बात कर रहा हूं, वो भी ब्याज की। तो चलिए एक रूल बन गया, उस रूल को मैंने नोट्स में दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है। लेट्स रीड दिस। सो हमने देखो यहां पर एक लाइन बना दी इंडिया की, ये आउटसाइड इंडिया। जब मैंने बाहर बनाया, ये गवर्नमेंट आउटसाइड, ये गवर्नमेंट बाहर की नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने लेंड बोरो बाहर करा। सो समझो दिस इज एक्रूज इन ऑल द केसेस, इट इज एक्रूइंग आउटसाइड इंडिया एंड इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। लेंडर जो लोन दे रहा है वो रेजिडेंट भी हो सकता है, जो लेंडर है मैंने नॉन रेजिडेंट पे लगाया, पर सेक्शन में रेजिडेंट भी हो सकता है। लेंड कोई भी कर रहा हो, किसको लेंड कर रहे हो आप, रेजिडेंट को कर रहे हो, नॉन रेजिडेंट को कर रहे हो या गवर्नमेंट को कर रहे हो, उस पर निर्भर है टैक्सेबिलिटी। सो ये चार्ट सरल भाषा में क्या बता रहा है, अगर लेंडर ने, जो रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेंड करा आउटसाइड इंडिया, एक्रू रिसीव्ड आउटसाइड, द गवर्नमेंट यूजेस द मनी आउटसाइड इंडिया और इन इंडिया, द ब्लू लाइन टेल्स यू ये डीम्ड एक्रूवल होगा। सो द ब्लू लाइन सेज डीम्ड एक्रूवल होगा। लेंडर ने रेजिडेंट ऑफ इंडिया को दिया, आउटसाइड इंडिया दिया, रेजिडेंट ने बाहर यूज करा, ये डीम्ड एक्रूवल नहीं होगा, देयर इज नो डीम्ड एक्रूवल। पर अगर इसने इंडिया में यूज करा, चाहे बिजनेस में यूज करा चाहे किसी और में यूज करा, रेजिडेंट ने जहां मर्जी यूज करा, डीम्ड एक्रूवल होगा दोनों केस में। नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट ने किसी नॉन रेजिडेंट को लेंड करा, उसने इंडिया में यूज करा इन अ बिजनेस, यहां पर 915 में डीम्ड एक्रूवल होगा, 915 में यहां पर डीम्ड एक्रूवल नहीं होगा। लेकिन ये जो क्लॉज है ना, इन्वेस्ट इन बिजनेस इन इंडिया, 916 और 917 में नहीं है, यानी रॉयल्टी के केस में और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस के केस में, दोनों के केस में, चाहे इंडिया में बिजनेस में यूज करा या कहीं और यूज करा, दोनों केस में डीम्ड एक्रूवल है। अभी करा रहा हूं, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अभी मैंने ब्याज करा दिया, ब्याज के केस में यहां डीम्ड एक्रूवल नहीं है। सो इट शुड बी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन इंडिया, बट रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस के केस में यहां पर भी डीम्ड एक्रूवल है। इसको एक बार एब्जॉर्ब करते हैं। तो चलिए बेटा इसको एब्जॉर्ब करो। अभी मैं कुछ बातें बोलूंगा, हम उसको देख के समझेंगे हमें आया समझ में या नहीं आया। यानी 915, 6 और 7 में रूल सेम है। 915 में पैसा लैंड हो रहा है, ब्याज आ रहा है। 916 में एसेट लीज हो रहा है, रॉयल्टी आ रही है। 917 में सर्विसेज दी जा रही हैं और फीस आ रही है। ठीक है, ओके। नाउ तेज तेज चलूंगा। हाँ, मिस्टर एक्स इन लंडन lends money to Mr. Y, a resident of India in London, and Mr. Y uses the money in London. Is interest in the hands of Mr. X deemed to accrue or rise in India? No. एकदम से दिमाग में क्लियर हो गया। But if I say Mr. X in London lends money to Mr. Y, a resident of India in London, who uses the money in India, is the interest deemed to accrue or rise in India? Yes. He uses the money in India in a business or in any other case, it is still deemed to accrue or rise in India. यानी आप देखिए लेंडर के हाथ में टैक्सेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन बोरोवर कौन है और उसने कहां यूज करा। बेस्ट पार्ट, बिकॉज आई टोल्ड यू दिस इज पैसिव इनकम। लेंडर के हाथ में इनकम टैक्सेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन बोरोवर कौन है और उसने कहां यूज करा। तो आपने सुनना क्या है, बोरोवर कौन है और कहां यूज करा। चलिए देखिए, मिस्टर एक्स अ नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु यूजेस द मनी। आगे सुनना बंद कर दो ना। मिस्टर एक्स नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खत्म होगी बात। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आ रहा है, खत्म होगी बात। ऑलवेज डीम्ड टू एक्रू और राइज इन इंडिया। समझ रहे मेरी बात। अब दो बातें होंगी।
लेंड्स मनी टू और रिसीव्स इंटरेस्ट फ्रॉम? बात तो एक ही है भाई, फिर से करते हैं. मिस्टर एक्स, अ नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, रिसीव्स इंटरेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु यूज द मनी. मिस्टर एक्स लेंड्स मनी टू द गवर्नमेंट. मिस्टर एक्स रिसीव्स इंटरेस्ट फ्रॉम, एक ही बात है बेटा. मिस्टर एक्स allows the government of India to use the asset. Mr. X receives royalty from the government of India. Mr. X gives services to the government of India. Mr. X receives the fees for technical service from the government of India. Galt ek koi hai, it is the same thing. You just have to tune your mind. Now I'm going to go a little faster. Mr. Y, a non-resident of India, leases an asset to another non-resident of India who uses the asset in Germany. What do we need to do? Nothing. Non-resident outside India. Mr. X, a non-resident of India, leases an asset to a resident of India who uses the asset in India. बस हो गया. अब deemed accrual आ गया. Mr. X, a non-resident of India, leases an asset to a non-resident of India who uses the asset in India. आ गया ना फटाफट. Now that is the power of getting the data in. Now I want you to revise this lecture completely. And then in the next one, we will do some questions to understand ये क्या हो रहा है, and of course finish off with the concept of deemed accrual. ये अमेंडमेंट हुई in the topic of gifts 56 to 10. But अगर हम इसको देखें, there are 3 sections that are involved. एक है 56 to 10, एक है बेटा 50C और एक है 43CA. क्या फर्क है देखते हैं. इन केस ऑफ 56 to 10, अगर आपको रिसीव होता है लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो हमें पता है कि जो कॉस्ट पेड है और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में जो डिफरेंस है, अगर 50,000 और 5% ऑफ कॉस्ट पेड या सेलिंग प्राइस, दोनों में से जो ज्यादा है उससे ज्यादा होगा डिफरेंस, तो टैक्सेबल होगा. मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए पे करे फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, लेकिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उसकी लेट से 12 लाख है, तो हम देखते थे एक्चुअल डिफरेंस इज 2 लाख and there was a word called allowable difference which is 50,000 or 5% of 10 lakhs which is again over here 50,000, whichever is higher which is equal to 50,000. so क्योंकि actual difference allowable difference से ज्यादा था, इस वजह से आपको इनकम में 56 to 10 में 2 लाख रुपया टैक्सेबल हो जाता. अगर मैं इस डिफरेंस को चेंज कर दूं, मैं बोलूं 11 लाख या 10,75,000, अब जो एक्चुअल डिफरेंस आ रहा है वो 75,000 का आ रहा है. अलाउबल डिफरेंस 50,000 और 10%, सॉरी फिर गलती कर रहा हूं ना, देखो 5% ऑफ 10 लाख विच एवर इज हायर, 50,000 से ज्यादा है तो भी इनकम है. अब फाइनेंस एक्ट 20 ने इसको 10% कर लिया, इसीलिए मुंह से निकल रहा था. अभी क्या हुआ, यहां पर 1 लाख आ गया, विच एवर इज हायर हो गया 1 लाख, यानी अब अलाउबल डिफरेंस हो गया 1 लाख, यानी 20-21 में अब ये 75,000 टैक्सेबल नहीं होगा. सो बेसिकली दे हैव इंक्रीज द अलाउबल डिफरेंस टू 10% वेरिएशन. सिमिलरली 50C में अगर आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वाज मोर देन सेलिंग प्राइस, देन द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वाज स्टैंप ड्यूटी वैल्यू. लेकिन इफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू was within 5% रेंज, 5% की रेंज में था, तो हम नहीं लेते थे. फिर वही लेते हैं, 10 लाख आपकी सेलिंग प्राइस है, 10,75,000 was let's say the stamp duty value. इसको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले लेते हैं, इसको सेलिंग प्राइस ले लेते हैं. अब आपका सेलिंग प्राइस प्लस 5% या इंटू 5% कर दीजिए, 50,000 का डिफरेंस अलाउबल था. क्योंकि ये डिफरेंस ज्यादा था, तो आप यहां पर फुल वैल्यू को 10,75,000 लेते थे. नाउ 50,000 वाली बात 50C में नहीं थी, यहां वो 50,000 और 5% था, यहां केवल 5%. अब ये 5% भी हट के 10% हो गया. अब 10 लाख का 10% 1 लाख हो गया.
अब क्योंकि डिफरेंस जो है उस 1 लाख के बीच में आ रहा है, अब यहां पर आप 10 लाख ही लेंगे। सिमिलरली फॉर 43 CA, रिमेंबर 50 C is for land and building held as a capital asset. 43 CA is land and building held as stock in trade. तीनों सेक्शंस में 5% की लिमिट को हटा के 10% कर दिया है। तो ये आपका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो हमने यहां पर लेना है, जो भी लेना है कैपिटल गेन्स के लिए लेना है, उसी तरीके से यहां पर अगर पिछले साल तक 1075 आता था, अब 10 लाख आ जाएगा एज बिजनेस की रिसीट। चलिए, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, वी ऑल नो एक डेट थी 31 जुलाई, वो आज भी है। एक डेट थी 30 सितंबर, वो आज नहीं है। 30 सितंबर वाली डेट को उन्होंने 31 अक्टूबर कर दिया। तो जस्ट अ क्विक रिकैप बेटा, कंपनी आपको पता है इंडियन हो फॉरेन हो, फॉरेन वाली रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, क्योंकि इंडियन वाली तो रेजिडेंट होगी। 44AB में आ रही हो या ना आ रही हो, रिटर्न भरनी कंपल्सरी थी, और अब ड्यू डेट होगी 31 अक्टूबर, जो 30 सितंबर हुआ करती थी। एक फर्म है जो रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो, मे बी कवर्ड बाय 44AB और नॉट, रिटर्न भरनी इनको भी कंपल्सरी है, लेकिन अगर 44AB में आ रहे हैं तो 31 अक्टूबर है, नहीं तो 31 जुलाई है। सिमिलरली इंडिविजुअल और HUF, इफ कवर्ड बाय 44AB देन 31 अक्टूबर, एल्स 31 जुलाई। यानी एक ही चेंज हुआ कि 31 अक्टूबर हो गया इंस्टेड ऑफ 30 सितंबर। एक चेंज और हुआ, हमें पता था, एक हम करते होते थे कि कंपनी का ड्यू डेट इज 31 अक्टूबर, अदर पर्सन कवर्ड बाय 44AB का ड्यू डेट भी 31 अक्टूबर है। और एक होता था कि अगर एक फर्म है, उसने अपने पार्टनर्स को कोई सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट दिया, तो हम कहते थे फर्म को 40B में डिडक्शन मिलेगा, और जितना डिडक्शन फर्म को मिलेगा केवल उतना पार्टनर के हाथ में बिजनेस इनकम होगा। तो कहा यह जाता था कि अगर फर्म का ड्यू डेट 31 जुलाई है, तो पार्टनर का, अगर वो वर्किंग पार्टनर है तो 31 जुलाई होगा, लेकिन अगर फर्म का ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो गया, तो फिर वर्किंग पार्टनर का ड्यू डेट भी 31 अक्टूबर होना चाहिए। पर ऐसा नॉन वर्किंग पार्टनर के लिए नहीं लिखा था, अब यहां पर वर्ड वर्किंग हटा दिया, यानी फॉर एवरी पार्टनर ऑफ अ फर्म where the firm is covered by 44AB, whether it's a working partner or a non-working partner. तो अगर फर्म की ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो गई, बिकॉज द फर्म इज कवर्ड बाय 44AB, देन उनके सारे पार्टनर्स की इंडिविजुअल ड्यू डेट्स भी 31 अक्टूबर हो जाएगी, एल्स 31 जुलाई रहेगी। देयर इज नो अदर चेंज एज रिगार्ड्स द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB कई चेंजेस करे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज है। एक्चुअली बोला गया कि जब हमने बजट सुना, हमें लगा उन्होंने बोला कि टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ कर दी गई है। देखो, कई लोगों को बहुत खुशी हुई, बट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें लगा और काम गया, क्योंकि 5 करोड़ कर देंगे तो बहुत सारे ऐसे हमारे क्लाइंट्स होंगे जो हमारे से टैक्स ऑडिट कराते थे, वो तो करवाएंगे नहीं। पर जब फाइन प्रिंट पड़ा, देखिए क्या लिखा है, कहते हैं आप सबको पता है टर्नओवर की लिमिट 1 करोड़ की है बिजनेस के लिए, प्रोफेशंस की 50 लाख से ऊपर है तो टैक्स ऑडिट कराना है, वेदर इट्स एन इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, एनीबडी। और हमें यह भी पता है कि टैक्स ऑडिट केवल उन लोगों को कराना है जिनका बिजनेस या प्रोफेशन से लेना देना है। आपकी हाउस प्रॉपर्टी की रिसीट्स 5 करोड़ भी हो, आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना। सिमिलरली फॉर कैपिटल गेन्स, सिमिलरली फॉर अदर सोर्सेज, सिर्फ बिजनेस की या प्रोफेशन की बात हो रही है। और जो लोग 44AD में कवर्ड हैं, जो बिजनेसमैन है जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होती, उनको याद है 6%, 8% देना है, तो उनके लिए 44AB की लिमिट 2 करोड़ हो जाती है। अब सबके लिए लिमिट क्या होगी? 5 करोड़, प्रोवाइडेड ध्यान से सुनिए, अगर उनकी जो रिसीट्स हैं, सपोज उनकी रिसीट्स 200 लाख, अब आमतौर पे इनको टैक्स ऑडिट कराना है, पर कहता है कि ये 95% रिसीट्स बाय अप्रूव्ड मोड्स आई, अकाउंट पे चेक से आई, ECS, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट्स वगैरह, भीम से आया, एंड अगर आपके खर्चे 180 लाख के हैं सपोज कीजिए, तो ये रिसीट्स की बात हो रही है, ये खर्चों की बात हो रही है। 95% खर्चा आपने अप्रूव मोड से करा, यानी जो आपने करा कैश में 5% या उससे कम करा, लेस देन और इक्वल टू 5% इन कैश,
तो ही आपकी लिमिट 5 करोड़ होगी, तो ही आपकी लिमिट 5 करोड़ होगी। ना सपोज दिस इज अ कंपनी और उनको 200 लाख का रिसीट है, टैक्स ऑडिट कराना है, 1 करोड़ से ज्यादा है, पर ये कहते हैं हमारा 200 का 200 चेक से आया और हमारा सारा खर्चा चेक से गया, अब इनको टैक्स ऑडिट नहीं कराना है क्योंकि इनके लिए लिमिट बढ़ के 5 करोड़ होगी। तो ये हो गया फाइनेंस एक्ट बीक ने बोला इफ रिसीट्स इन कैश आर लेस देन और इक्वल टू 5% ऑफ द टोटल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर इन कैश इज लेस देन और इक्वल टू 5% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर देन द लिमिट फॉर टैक्स ऑडिट इज 5 करोड़। इसको अभी बेयर एक्ट से एग्जैक्ट वर्ड पढ़ेंगे, पर एक बात और है, टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट हम कहते थे अगर इफ यू आर कवर्ड बाय द 44AB तो आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भरनी है बाय 30th ऑफ सितंबर और रिटर्न की ड्यू डेट भी थी 30th ऑफ सितंबर। अब क्या हुआ, अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जाएगी, ये बंगलुरु जा रही है, तो आप सोचिए सारा डेटा बंगलुरु जा रहा है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भरने के बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपकी रिटर्न उस डेटा से भरेगा, क्योंकि अब ऑटो फिल्ड रिटर्न्स आने वाली हैं, यानी सॉफ्टवेयर आपकी रिटर्न भर के आपको देगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था आपको एक 139A में पैन नंबर डिस्क्लोज करना होता है बड़ी सारी ट्रांजैक्शंस के लिए, गाड़ी खरीदो तो डिस्क्लोज करना है, शेयर्स खरीदो, डिबेंचर्स खरीदो, होटल में पैसे दो, वो याद है 50,000 से ज्यादा ट्रैवल एजेंट को दो तो आपको अपना पैन नंबर देना है। और उन लोगों को मैंने आपको बताया था बंगलुरु में रिपोर्ट भरनी है 285BA स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब आपका टैक्स ऑडिट जा रहा है, आपके खर्चों की डिटेल आ रही है, ये कंप्यूटर देवता के पास बहुत सारा डेटा आ रहा है, ये क्या करेंगे आपके खर्चे आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को अपने आप एनालाइज करके आपकी रिटर्न भर के आपको दे देंगे। अब आप उसमें से चेक करेंगे कि हमारा क्या सही आया और क्या नहीं आया, और अगर जो कंप्यूटर देवता ने डाल दिया और आप बोले ये तो मेरा इनकम नहीं है, चलिए स्क्रूटनी में तो केस जाएगा, क्योंकि आप फेसलेस ई असेसमेंट्स होने की बात हो रही है, यानी आप उस असेसिंग ऑफिसर से मिलेंगे ही नहीं, यानी वो सेटिंग जो करी जा रही थी चल तू कुछ ले ले मेरा कुछ छोड़ दे, गवर्नमेंट का क्या करना, वो खत्म हो रहा है। तो इस चक्कर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न जाना जरूरी है, ताकि कंप्यूटर देवता को टाइम मिल जाए वो सारा डेटा एनालाइज करने का। सो नाउ द टैक्स ऑडिट डेट रिमेन्स एट 30th सितंबर बिकॉज द ड्यू डेट इज 31st ऑफ अक्टूबर, बट अगर ड्यू डेट एक्सटेंड होगी, सपोज 30 नवंबर होगी, अभी टैक्स ऑडिट की डेट एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्ट में लिख दिया 1 मंथ बिफोर। समझ गए मेरी बात? तो ये आ गया हमारा पार्ट। सो ओवर हियर वी हैव कंपल्सरी टैक्स ऑडिट की बातें होगी। अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फाइनेंस एक्ट ने एक्चुअल वर्डिंग क्या लिखी। इट इज प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ पर्सन हुज एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट्स रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव फॉर सेल्स, इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव फॉर सेल्स, क्या लिखा है, ऑल अमाउंट्स रिसीव्ड, turnover or gross receipts during the year in cash does not exceed 5% of the said amount। तो पहली बात, all amounts received, जितना भी मिला, वो सिर्फ सेल की बात नहीं कर रहा है, जितना भी आया, लोन लिया, कुछ भी रिसीट हुआ, has to be covered here। Aggregate of all payments made including the amount incurred for expenditure, all payments, कुछ भी तुम्हारे वहां से गया in cash during the previous year does not exceed 5% of the said payment, then the limit reaches 5 करोड़। दो बातें हैं, अभी वो कैश बोल रहे हैं, यानी मेरा मानना यह है कि बेरर चेक एंड क्रॉस चेक अलाउबल है, हाँ सेल्फ चेक अलाउबल नहीं है क्योंकि वो कैश होता है। सो कैश एंड सेल्फ चेक, और यहां पर केवल वो रिसीट्स की बात नहीं कर रहे हैं जो इनकम में आ रही हैं, कोई भी रिसीट हुई, लाइक आई सेड इवन लोन रिसीट, कोई भी पेमेंट करी, कुछ भी आपने रीपे करा, आपका सारा हैज टू बी 95% अदर देन इन कैश। ओके, लेट्स कम टू सेक्शन 140, हु कैन साइन द रिटर्न। ना दो लोग हैं, यहां अमेंडमेंट है, फॉर एग्जांपल आपके दो लोग जो हैं, कहता है एक तो कंपनी के केस में बात कर रहे हैं और एक एलएलपी के केस में बात कर रहे हैं। कंपनी के केस में द मैनेजिंग डायरेक्टर वाज सपोज टू फाइल द रिटर्न और साइन इट, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है किसी वजह से देन एनी डायरेक्टर। सिमिलरली फॉर एलएलपी देयर वाज समथिंग कॉल्ड मैनेजिंग पार्टनर साइन करेगा, और अगर मैनेजिंग पार्टनर नहीं कर सकता देन एनी पार्टनर। अभी प्रॉब्लम क्या आ गई, वो कहते हैं देयर इज अ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर
क्या है कि जो रिटर्न विल बी वेरीफाइड विल बी बाय द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंटेड बाय सच एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। यानी अगर आपका केस बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी में चला गया, आपने अप्लाई कर दिया है, तो वो अपॉइंट करेंगे बंदा और वो बंदा रिटर्न साइन करेगा। पर फॉर अ डोमेस्टिक कंपनी देयर इज नो पावर फॉर दिस गाय टू साइन द रिटर्न अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो उन्होंने अमेंडमेंट करा और क्या लिखा, दैट इन केस ऑफ अ कंपनी by any director or any other person as may be prescribed for this purpose. Similarly LLP में डाल दिया, और any other person as may be prescribed for the purpose. Basically saying कि ये बंदा इंसॉल्वेंसी वाला जो अपॉइंट होएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, उसको प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा अंडर द इनकम टैक्स बाय वे ऑफ अ नोटिफिकेशन अंडर 140 एंड ही विल देन बी एबल टू साइन द रिटर्न, वो रिटर्न इनवैलिड ना हो जाए। सो नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज बट अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज।